जय हिंद साथियों। हम सब छंद को पढ़ रहे हैं, छंद में वर्णिक छंद को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस छंद को बिल्कुल फ्री कर देते हैं। ठीक है, अगले दिन से नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आज इस छंद को बिल्कुल फ्री कर देते हैं। चलिए देखते हैं छंद में क्या क्या चीज़ें आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आज देखिए सवैया छंद को पढ़ेंगे और फिर कवित्त छंद को पढ़ेंगे। देखिए सवैया छंद में भी ना दो छंद होते हैं। एक होता है मत्त गयंद सवैया छंद, एक होता है दुर्मित सवैया छंद। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मत्त गयंद सवैया छंद। सवैया छंद रसखान जी सवैया छंद के लिए जाने जाते हैं। एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है तो भी रसखान जी का ही लिया है। ठीक है, और कवित्त छंद, ये देखिए कवित्त छंद के जो कवित्त छंद किसका प्रिय छंद है? तो ये केशव दास का, जो प्रथम आचार्य कहे जाते हैं हिंदी साहित्य के, उनका कवित्त जो कवित्त है यानी मनहरण कवित्त, ये जो है प्रिय छंद कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी देख लेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं सवैया छंद। सवैया छंद में मत गयंद सवैया छंद, मत गयंद सवैया छंद को मालती या इंदिवर सवैया छंद भी जानते हैं। मत गयंद सवैया छंद का नाम क्या है डियर? तो मालती या इंदव। ठीक है, इंदव सवैया छंद मत गयंद का ही नाम है। ठीक है, अब इसका एक लक्षण देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। क्या चीज़ है कि इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में 7 भगण होते हैं। 7 भगण होते हैं और 2 गुरु वर्ण होते हैं। भगण का मतलब समझ गए? भगण कैसे फाइंड करेंगे तो बताइएगा कि ये वाले सूत्र याद रहेगा तब। कौन सा? य माता राजभान शलगा, यह सूत्र अगर याद रहेगा तो भगण हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 7 भगण और लास्ट में 2 गुरु वर्ण के साथ प्रत्येक पंक्ति में 23-23 मात्रा होगी। तो ऐसे छंद को क्या बोलेंगे? मत गयंद सवैया छंद बोलेंगे। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया है यह रसखान जी की पंक्ति है। ठीक है, रसखान के द्वारा लिखा गया है पंक्ति। चलिए देखते हैं इसमें कि सर 7 भगण और 2 गुरु वर्ण हैं क्या, देख लेते हैं। भगण का मतलब यहां से फाइंड कीजिएगा तो भानस आ रहा है, तो यानी कि भगण में क्या हो जाएगा? 1 गुरु हो जाएगा, 2 लघु हो जाएगा। देखिए यहां से, यहां गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु। ठीक है, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु है। ठीक है, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, फिर 2 गुरु वर्ण थे तो 2 गुरु वर्ण। अब देखिए 7 है क्या भगण? देखिए 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 भगण हैं। दैट मीन्स कि यह क्या है? मत गयंद सवैया छंद है। 7 भगण और लास्ट में 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो ऐसे छंद को क्या बोलते हैं? मत गयंद सवैया छंद बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी देख लेते हैं। और फिर कितने वर्ण रहेंगे? 23-23 वर्ण रहेंगे। गण तो हम मिला लिए, यानी कि भगण 7 भगण और फिर 2 गुरु वर्ण, ये तो मिला लिए। अब मिला लेते हैं कि क्या 23 वर्ण है क्या प्रत्येक पंक्ति में, यानी कि प्रत्येक चरण में 23-23 वर्ण है। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 है। अगली पंक्ति में भी देख लेते हैं। 1, 3, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18, 18, 18, 2, 20, 20, 3, 23। ठीक है, 23 इसमें भी है। 23 हर एक पंक्ति में कितने वर्ण होंगे डियर? तो आप बोलिएगा कि 23 वर्ण होंगे, तो वह क्या होगा? मत गयंद सवैया छंद होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी देख सकते हैं, मिला सकते हैं और फिर गण को भी मिला सकते हैं, यानी कि 7 भगण और 2 गुरु इसमें भी होगा। ठीक है, लास्ट तक 7 भगण और 2 गुरु होगा, 2 गुरु वर्ण होगा। तो इसमें भी इसको मिला लीजिएगा आप सब, तीनों चारों चरण को। ठीक है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पहले वाले को मिलवा दिया है। ठीक है, तो यहां तक की बातें समझ में आई। चलिए मिलवा ही देते हैं हम ही। देखिए यहाँ गुरु लघु लघु, फिर 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 गुरु लघु लघु है, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु गुरु है कि नहीं? 7
भगण है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भगण हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि और वर्ण भी 23 थे और भगण भी 7 हैं, लास्ट में 2 गुरु वर्ण भी हैं। इसका मतलब क्या है, मतगयंद सवैया छंद है। इसके लक्षण याद रहेंगे आपको, एग्जाम्पल दे करके कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको, तो आप उसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मतगयंद सवैया छंद। आगे भी देख लेते हैं 2 3 यहाँ पे, यानी कि गुरु लघु फिर लघु, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु, यानी कि जो अनुस्वार युक्त वर्ण होता है उसका तो गुरु ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अनुस्वार था, यहाँ पर भी, तीसरी वजह से यहाँ पे क्या लगा है, गुरु वर्ण लगा है। ठीक, अब यहाँ फिर यहाँ लघु, फिर यहाँ गुरु लघु लघु, फिर यहाँ गुरु लघु लघु, फिर यहाँ गुरु लघु लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ गुरु। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 भगण और 2 गुरु वर्ण, 2 गुरु वर्ण भी हैं। ठीक है, 7 भगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मतगयंद सवैया छंद होता है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं 2, यानी गुरु लघु लघु, 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 गुरु गुरु। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 भगण हो गए। भगण का यही क्रम था ना, 2 गुरु, 1 गुरु वर्ण 2 लघु। तो देखिए 1 गुरु वर्ण 2 लघु, 1 गुरु वर्ण 2 लघु, 1 गुरु वर्ण 2 लघु, यही चीज है। तो इसका मतलब इसमें क्या चीज है, मतगयंद सवैया छंद है। ठीक है, इसको आप गणात्मक क्रम मिला लीजिएगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि प्रत्येक पंक्ति में क्या होगा, 23 वर्ण होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होगा, 7 भगण के बाद 2 गुरु वर्ण होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कवित्त, कवित्त छंद। कवित्त छंद के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, मनहरण कवित्त और फिर घनाक्षरी कवित्त। ठीक है, तो मनहरण कवित्त को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनहरण कवित्त। ठीक, तो मनहरण कवित्त में कुल 8 चरण होते हैं। हम बताए थे कि किसी भी छंद में, छंद बनने के लिए कम से कम 4 चरण होने चाहिए, ज्यादा हो जाए 8 चरण हो जाए, 6 चरण हो जाए। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। ठीक है, कुंडलिया में भी 8 चरण होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर भी क्या है, इसमें भी 8 चरण होते हैं, किसमें, कि मनहरण कवित्त में। ठीक, तथा सम, इसमें देखिए ये जो है यहाँ पे लिख सकते हो आप कि अर्धसम वार्णिक छंद है, अर्धसम वार्णिक है। कैसा छंद है ये, अर्धसम वार्णिक है। ऊपर वाला जो पढ़ रहे थे हम लोग, ये कैसा है, तो ये बोलिएगा कि ये समवार्णिक है। और ये क्या है, अर्धसम वार्णिक, यानी कि आधा सम रहेगा आधा विषम रहेगा। प्रत्येक पंक्ति में, इसके प्रत्येक चरण में एक समान मात्रा नहीं रहेगी। जैसे कि ऊपर हम देखें कि प्रत्येक पंक्ति में, यानी कि प्रत्येक चरण में 23 ही वर्ण थे, तो यहाँ पर भी 23 वर्ण नहीं रहेंगे। एक पंक्ति में 16 वर्ण, तो दूसरे पंक्ति में 15 वर्ण रहेंगे, यानी कि एक समान नहीं है। अगर एक समान रहता तब तो हो जाता समवर्णिक। आधा सम है, यानी कि आधा समान है, आधा असमान है, तो वैसे कंडीशन में अर्धसम वार्णिक छंद होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके परिभाषा, पहले देख लेते हैं, यानी कि लक्षण देख लेते हैं कि इसके विषम चरणों में 16 वर्ण होते हैं, तथा सम चरणों के अंत में 15 वर्ण होते हैं। सम चरण में 15 वर्ण होते हैं। ठीक, यह अर्धसम वार्णिक एवं गणमुक्त छंद है। गणमुक्त मतलब इसमें इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, जो यगण मगण तगण रगण जगण भगण, ठीक है, नगण सगण, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है इस वाले छंद में, मनहरण कवित्त छंद में। ठीक है, यह क्या है, गणमुक्त छंद है। कैसा है भाई, कैसा है, गणमुक्त है। इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, इस वाली चीज का, यगण मगण झगण भगण, इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यह गणमुक्त छंद है और यह अर्धसम वार्णिक छंद है। ठीक है, और इसके 8 चरण होते हैं। पहले यानी कि सम, जो विषम चरण होते हैं उसमें 16 मात्रा, और सम चरण में 15 मात्रा। पूरे की पूरी कितनी मात्रा होती है, 31 मात्रा होती है ना, 31 मात्रा का छंद है
सम चरण में 15 और विषम चरण में 16 मात्रा होती है। अब देख, सॉरी मात्रा नहीं, वर्ण, मात्रा बोले जा रहे हैं, आप लोग बता भी नहीं रहे हो, बताओ, क्षम्यता। आगे देखिएगा, वर्ण देखिए कितने वर्ण होंगे, 16 होंगे विषम में और फिर 15 होंगे सम में। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं, मिला लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने वर्ण होंगे, 16। यानी कि पहला था, पहला एक क्या होता है, विषम, विषम चरण में 16 वर्ण, 16 अक्षर हो गए। अब सम चरण में कितने होंगे डियर, तो आप बोलिएगा कि 15 वर्ण होते हैं सम चरण। सम चरण कौन कौन सा हुआ, ठीक, पहला, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, छठा हो गया, फिर 8वां हो गया, ये हो गया। और फिर विषम चरण क्या क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा, फिर 5वां, फिर 7वां, ये क्या हो जाएगा, विषम चरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, क्या पहले वाले में, पहले चरण में कितने हैं, 16 हैं, यानी कि विषम वाले में 16 हैं, सम वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें कितने हैं डियर, तो आप बोलिएगा कि 15, कितने हैं, सम चरण में 15 होते हैं, विषम चरण में 16 होते हैं। ठीक है, फिर देखिए 3 3 6 6 2 8 8 4 12 12 4 16, तो इसमें कितने हो गए, 16 हो गए तीसरे वाली लाइन में, यानी तीसरे चरण में। तीसरा भी, 3 भी तो क्या होता है, विषम ही होता है, तो विषम चरण में कितने वर्ण हो गए, 16 वर्ण हो गए। और फिर दूसरे चरण में कितने वर्ण हो गए, 15 वर्ण हो गए। ठीक है, फिर चौथे वर्ण में क्या हो जाएंगे, चौथे चरण में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलिएगा कि चौथे में भी 15 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि विषम में 16 होते हैं विषम चरणों में, और सम चरणों में 11 होते हैं। तो आगे देखिएगा, इसमें भी 15 हो जाएंगे, फिर इसमें क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टोटल 8 चरण होते हैं। ठीक है, 16 15 16 15 16 15, ये चीज क्रम चलता रहेगा, यानी कि सम, विषम में 16, सम में 15 वर्ण रहेंगे। ठीक है, ऐसे मिला लीजिएगा आप। आगे देखिएगा, एक नोट करके इसे लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य जो कहे जाते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य कौन है, तो केशव दास जी हैं। ठीक है, जी का प्रिय छंद क्या है, मनहरण कवित्त है। कौन सा छंद है, मनहरण कवित्त जो है, या किसका प्रिय छंद है, तो आप बताइएगा कि केशव दास जी का। केशव दास जी, ये पंक्ति किसका था, कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, चाकर को न चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, लोक ही विलोकियत वेदहु पुराण कहे, साकरे सबय पे राम रावण कृपा कर, दारिद्र दशानन दबाए दुनि दिन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करे। तुलसीदास जी की पंक्ति कवितावली से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भाई, कवितावली से। कवितावली तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में लिखी गई एक रचना है, उसी से लिया गया है। ये देखिए, सीबीएसई 12th सीबीएसई में भी है, 12th सीबीएसई के भी सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो ये क्या चीज है, मैं बताना चाहता था कि ये वाले ऐसे छंद को क्या बोलते हैं, मनहरण कवित्त छंद बोलते हैं। ठीक, अगर आपको मनहरण न देकर के केवल कवित्त दे, ठीक है, तो कवित्त ही लगा सकते हैं। ओके, आगे देखिएगा, इसमें क्या है, सवैया छंद है। ये किसकी पंक्ति थी, रसखान जी की पंक्ति थी, कि शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे, परिचार तहु पुनि पार न पावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, ताहि अहिरन छोहरिया छछिया भर छाछन नाच नचावे। तो ये किसकी पंक्ति थी, रसखान जी की थी, जो कि सवैया छंद में लिखा गया था। और ये कवित्त छंद में किसका था, तो ये है तुलसीदास जी की रचना, कवितावली से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आज इसको फ्री ही कर दिए हम लोग, और फिर मिलते हैं कल अब व्याकरण वाले पार्ट से। अब जो काव्य शास्त्र का पार्ट था, वो जहाँ तक हो, यानी कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको हम लोग देख चुके हैं।
ठीक है, जो चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। साथ में जो उससे क्वेश्चंस बनने वाले थे वो उसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग व्याकरण वाले पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तब तक के लिए आप सब इस चीज़ को नोट डाउन करके पढ़ते रहिएगा और फिर सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।